नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी के एपिसोड चौथे में। जहाँ तक कि मैंने 3 एपिसोड में बखूबी 50 क्वेश्चंस को डीपली सॉल्व कराया है। आने वाले परीक्षा के लिए आगामी आपको शुभकामनाएं। आइए हम अपने जो क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं उसके क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीति प्रणाली में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, संघीय प्रणाली का कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण, संसद की सर्वोच्चता और संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों को प्राधिकार। हमें ये डिसाइड करना है कि जो संघीय प्रणाली है, इस संघीय प्रणाली में संघीय प्रणाली का कौन सा ऐसा 4 यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस प्रणाली में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप सभी जानते हैं, जैसे कि संघीय प्रणाली के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार भी है। तो संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राविधान है, ठीक है, प्राधिकार है, ये करेक्ट है। और संघीय प्रणाली के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता भी है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, ये भी करेक्ट है। इसके आगे हम बात करें कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी है। संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं इसका विभाजन भी किया गया है। तो बच गई ऑप्शन नंबर सी, संसद की सर्वोच्चता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता का कोई प्रावधान नहीं है। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये 51 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में निवासित है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ, ऑप्शन ए दिया गया अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मेघालय और डी मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है यहाँ पे ये करेक्ट है। एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब बात की जा रही है कि ये कैलकुलेशन कैसे पता चला। तो हम बात करते हैं जो पॉपुलेशन सेंसस है, डेटा सेंसस है, जनगणना 2011 में 2011 की जो पॉपुलेशन जनगणना हुई थी, ठीक है, जनसंख्या का जनगणना किया गया था, उसमें भारत में देखा गया कि भारत में जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। आप गेस कर सकते हैं कि संख्या लगभग कितनी थी जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। नियर अबाउट 10 करोड़ 42 लाख के आसपास, 10 करोड़ 42 लाख के आसपास ऐसे लोग थे। 10 करोड़ 42 लाख के आसपास ऐसे लोग थे जो अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में आते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में जो जनगणना हुई थी उसका ये डेटा है। हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवासित तो करती है, जहाँ पे इनकी संख्या की बात करें परसेंटेज में 14.7% है। कितना है? 14.7% पॉपुलेशन एमपी में अकेले निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में इनकी जो जनसंख्या है, ठीक है, वो लगभग नियर अबाउट 9.5 लाख के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग ये 9.5 लाख के आसपास अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। वहीं अगर मेघालय में बात की जाए, आइए मैं मेघालय के बताता हूँ। मेघालय की बात की जाए, ठीक है, तो मेघालय में इनका जो पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति का
उसका जो लगभग नियर अबाउट वैल्यू है वो है 25 लाख के आसपास, 25.5 लाख के आसपास मेघालय में। वहीं नागालैंड की बात की जाए, अगर नागालैंड की बात कर दी जाए तो नागालैंड में लगभग इनका जो पॉपुलेशन था नियर अबाउट 17.11 लाख के आसपास था। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो ये बताते हैं कि भारत में टोटल कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है, और सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास कहाँ पे करती है, तो एमपी में करती है। एमपी में इसका अगर डेटा वैल्यू हमने बताया नियर अबाउट कितना है, तो हमने परसेंटेज बताया कि 14.7%, लेकिन 14.7% के साथ साथ अगर वैल्यू पूछ देगा कितनी वैल्यू है, तो लगभग 153.17 लाख के आसपास है। 153 लाख के आसपास इनकी जनजातियाँ एमपी में अकेले पाई जाती हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का जो परसेंटेज रहा है, जो गंदी बस्तियां रही हैं 2011 में, 2011 की जनगणना होती है, उसके अनुसार सबसे अधिक कहाँ पे मलिन बस्तियां पाई गई हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 महानगर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। तो यहाँ पे जो मुंबई आपको दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियों का रेशियो पाया गया है। ये भी 2011 की जो जनगणना होती है, 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस का जो डेटा हमारे पास है, ठीक है, हम सबके पास जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 17.4% की बात करता हूँ मैं, 17.4%, ठीक है। शहरी, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, शहरी भारतीय परिवार, शहरी भारतीय परिवार पर जो परिवार है वो स्लम बस्तियों में रह रहे हैं। किसमें? स्लम एरिया में। स्लम एरिया में लगभग 17.4% लोग निवास करते हैं, और इनमें सर्वाधिक जो हिस्सा है इसका वो मुंबई को जाता है। यानी कुल राज्य की जनसंख्या का, मुंबई की अगर बात की जाए अकेले, तो मुंबई की टोटल राज्य की, मुंबई की जितनी भी जनसंख्या है उसके पॉपुलेशन का लगभग 41% लोग निवास करते हैं अकेले, ठीक है। अगर हम जिक्र करें बाकी जो डेटा दिए गए हैं जैसे कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, यहाँ का क्या क्या हाल है, आइए देख लेते हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए, ठीक है, कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में लगभग 30% के आसपास पॉपुलेशन मलिन बस्तियों में निवास करती है। वहीं अगर मैं चेन्नई की बात करूं, चेन्नई की बात कर दी जाए तो चेन्नई में जो रेशियो है, इसका जो परसेंटेज है वो लगभग 28.5 के आसपास है। 28.5% लोग यहाँ पे चेन्नई में मलिन बस्तियों में निवास करने पे मजबूर हैं। वहीं दिल्ली का रेशियो, दिल्ली की बात कर दी जाए, दिल्ली जो कि भारत की, नई दिल्ली भारत की जो राजधानी है, यहाँ पर भी देखिए मलिन बस्तियों का रेशियो लगभग 14.5% के आसपास देखने को मिल सकता है आपको। तो ये रही हमारे देश की स्थिति। एक तरफ डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन फिर भी गरीबी और लाचारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। यहाँ पे आपको बताने हैं कि कौन सा ऐसा शहर है जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में मिलियन शहर के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 2011 की जनगणना होती है, वो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 7 मिलियन प्लस शहर है। 7 मिलियन प्लस शहर, ठीक है, 7 मिलियन जो प्लस शहर है वो यूपी में है। कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है।
अगर शहरों के अगर विवरण देखा जाए, उनके नामों की बात की जाए, तो उसमें नाम आता है कानपुर नगर। देखिए, जो 7 मैंने बताया जो शहर है, ठीक है जी, जनरली यूपी का, उसमें है कानपुर नगर। ये कानपुर नगर उसमें शामिल है, ठीक है। इसके बाद लखनऊ का भी नंबर आता है, गाज़ियाबाद भी आता है, और मुरादाबाद, ये ऑप्शन मिलियन शहर के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो ये सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कानपुर नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद आता है। तो इसके अलावा और 4 कौन शहर इसमें शामिल है? आइए इसका भी डेटा मैं आपको दे देता हूँ। अगर मैं बात करूँ बाकी जो 4 शहर है, वो है आगरा, आगरा, बनारस, ठीक है, आगरा, बनारस, मेरठ और प्रयागराज। तो ये रहे उन शहरों की लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद हम आते हैं 55 पे। अगर बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। दूसरा दिया गया है, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा आपको जिक्र करना है। चलिए बताता हूँ मैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों युगों पुराना है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ से भारत बहुत सौ साल पहले से व्यापार करता आ रहा है। अरब कंट्री की बात कर दी जाए, ठीक है, इटली की बात कर दी जाए, तो ये सब कंट्री भारत से बहुत पहले से, पुर्तगाल भी उसमें शामिल है, बहुत पहले से व्यापार के मामले में अव्वल है। परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, क्योंकि उस समय समुद्री जल मार्गों की जो रास्ते थे उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसा कि आप सभी इतिहास में पढ़े हैं कि 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत की तरफ रुख करता है और भारत की डिस्कवरी करता है, वो भी जल मार्ग के माध्यम से। उसके बाद यूरोपियन कंट्री से भारत आने का एक रास्ता खुल जाता है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से, जो उत्तरी पर्वत हैं भारत का जो मैप है, उस मैप में जो उत्तरी पर्वत हैं, ठीक है, उत्तरी पर्वत का जो रेंजेज हैं, वहाँ के जो दर्रे हैं, ठीक है, वहाँ के जो दर्रे हैं, उन सभी दर्रों से प्राचीन काल में लोग भारत आए और वो उनके लिए एक रास्ता बन गया, जिसके माध्यम से उन लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि उत्तरी पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है। समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था ज़्यादा संपर्क, और उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आते हैं, और जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। दोनों अपनी जगह पे करेक्ट है। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? 4 दिए गए हैं कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय यहाँ पर दिया गया चौथा, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है, ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है कि सही है या गलत है? और बाकी 3 और दिख रहे हैं, उसमें ज़रा सोचिए। हिमालय के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ
भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है भारत की भूमि पे। कई कई जगह यहाँ पे पठार है, कई जगह पर्वत है, ठीक है, मरुस्थल है, प्लेन एरियाज़ है और कोस्टल एरियाज़ हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे आपको नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, भूगर्भीय तौर पे प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है और हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय उत्तरी, ये करेक्ट है, देखिए ये अपनी जगह पे करेक्ट है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, ये भी सही है। और भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, ये भी करेक्ट है। यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। मतलब ये हिमालय जो पर्वत है एक स्थिर भाग नहीं है, ठीक है। हिमालय पर्वत स्थिर भाग नहीं है क्योंकि हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है और इसमें लगातार हिमालय में विस्तार होता जा रहा है। इसकी जो शिखर है काफ़ी ऊंचे है, इसकी घाटियाँ काफ़ी गहरी है और तेज़ बहने वाली नदियाँ इसमें पाई जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में और 5 वर्गों में। आपको बताने की जो भारतीय नदियाँ हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अपवाह तंत्र का नियम। अपवाह तंत्र की हम बात करें, अपवाह तंत्र की अगर बात की जाए तो अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक जो आकृतियाँ हैं, आकृतियों के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर अगर भारतीय नदियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, हिमालय की नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकल के, ठीक है, भूभाग में स्थलाकृति वाले एरिया में प्रवेश करती है और फाइनली जाके समुद्री सागरों में, महासागरों में विलय हो जाती है। हम दूसरी बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रकार की नदियाँ हैं, एक हिमालय की नदियाँ, देखिए हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। दो प्रकार की नदी तंत्र भारत में पाई जाती है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चरण बोहरा। इसका सही आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खान। देखिए आज़ादी की लड़ाई तो हमारे पूर्वजों ने लड़ी है और आज़ादी की कीमत क्या होती है उसका मोल उन्हीं को पता है। हमें तो आज़ादी मुफ्त में मिल गई है, तो जो चीज़ें किसी को मुफ्त में मिल जाती है उसकी वैल्यू और इज्जत वो नहीं करना जानता है। कुछ ही लोग हैं जो उसकी वैल्यू और इज्जत करते हैं। खैर ये बातें हमारे देश की राष्ट्र भक्ति से जुड़ी हुई है और इसको हम देखते हैं अशफाक उल्ला खान का नाम आपने सुना है, अशफाक उल्ला खान। काकोरी कांड की घटना को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को अंजाम दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो काकोरी कांड हुआ था इसका टाइम पीरियड क्या है? जो काकोरी कांड होता है इसका टाइम पीरियड आपको मैं बता दूँ 1925, वो भी कब? अगस्त में, 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड भारत में घटित होता है, ठीक है। इसमें सहारनपुर से लखनऊ आ रही जो ट्रेन को काकोरी में सरकारी खजाना को लूट लिया गया। वो ट्रेन कहाँ से आ रही थी? सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, ठीक है। सहारनपुर से जो लखनऊ आ रही थी ना, उसको, उसमें जो खजाने थे, सरकारी जो खजाने थे ना, उसको लूट लिए गए। खजानों को लूट लिया जाता है भारतीय देशभक्तों के द्वारा। क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर अशफाक उल्ला खान
राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद अंग्रेज जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद वो पाते हैं इस काकोरी कांड के पीछे किसका हाथ था। तो उसमें अशफाक उल्ला खान का नाम आता है। अशफाक उल्ला खान का नाम आता है। दूसरा राजेंद्र, इनका आपने नाम सुना होगा, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको भी पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल को भी, राम प्रसाद बिस्मिल। इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद से इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की गिरफ्त से बच निकले थे और काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था। देखिए, मल्टी टैलेंटेड अंग्रेज, तो ऐसे ही टैलेंटेड थे सब। ठीक है, छल कपट के माध्यम से भारत पर राज किए और भारत की सारी संपदा को, भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको इन्होंने लूट के इसे खोखला कर दिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डफरिन एंड लॉर्ड रीडिंग। कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहे हैं, कौन सा ऐसा था जो जिसको इन चारों भाषाओं में ज्ञान थी, बंगाली, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में तो थी ही इसको। आइए मैं बता देता हूँ, लॉर्ड रीडिंग का आपने नाम सुना होगा, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। लॉर्ड डफरिन का भी कोई संबंध नहीं है और कॉर्नवालिस का भी चारों भाषाओं से संबंध नहीं है। तो बच गए महोदय वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। इनकी हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब हैं, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनते हैं और बनते कब है, 1772 में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा लाया जाता है और इसके बाद इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते थे, अंग्रेजी के अलावा अरबी, फारसी, बंगाली आदि भाषा को भी बखूबी जानते थे। इन्होंने 1781 में एक और काम किया, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। हेस्टिंग्स साहब कलकत्ता मदरसे की स्थापना करते हैं। कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब करते हैं, 1781 में। चलिए, ये रहे कुछ फैक्ट्स। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी। भारत के कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। केरला में क्या होता है कि साम्यवादी सरकार का गठन होता है वर्ष 1957 में। कब होता है, 1957 का टाइम पीरियड था 1957 में। 1957 में पहली साम्यवादी सरकार केरल राज्य में बनती है। MS नंबूदरीपाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। पूछा जाएगा कि CM उस समय कौन था जब यहाँ पे साम्यवादी सरकार बनी थी, तो उनका नाम था MS, ठीक है, उनका नाम है MS नंबूदरीपाद। नंबूदरीपाद, देखिए यहाँ के CM बनते हैं। चलिए, तो ये रहे यहाँ के साम्यवादी सरकार के पहले CM। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। आपसे मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डीप सेशन करते हुए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ख्याल रखिए,
धन्यवाद।